हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी। गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 एंड एपिसोड नंबर 5। इससे पहले जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। पहला चैप्टर जो है दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इसके ये सभी पैराग्राफ्स जो पेज नंबर 1 पे हैं वो हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आज की कहानी हम शुरू करेंगे होम्योस्टेसिस से, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, राइट। चलिए जी, सो कहानी आगे बढ़ाते हैं। वेल, सो ऑथर कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग सिस्टम, दैट इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। Extracellular fluid is transported through the body in two stages. The first stage is movement of blood through the body in blood vessels. The second is movement of the fluid between the blood capillaries and the intercellular spaces which are between the tissue cells. So you know that our body has large arteries. The large arteries, they divide to form medium-sized arteries. Medium-sized arteries, they further divide to form small-sized arteries. The small-sized arteries, they divide to form arterioles. Arterioles, they further divide to form meta-arterioles. Then meta-arterioles, they form fine network of blood vessels which are called capillaries. So capillaries are the exchange vessels of the body. Blood जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, ब्लड में प्लाज्मा है, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। सो अल्टीमेटली प्लाज्मा में जो भी चीज़ें हैं, दैट इज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, दे हैव टू बी सप्लाइड टू द बॉडी टिश्यूज और द बॉडी सेल्स। सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ICF। सेल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और द टिश्यू फ्लूइड। तो कैपिलरीज में से चीज़ें निकल करके टिश्यू फ्लूइड में आएंगी एंड टिश्यू फ्लूइड से चीज़ें जो हैं वो सेल्स तक पहुंचेंगी और सेल्स अपने मेटाबॉलिक वेस्ट टिश्यू फ्लूइड में डालेंगे और उसके बाद वेन्यूल्स जो है उसको फर्दर कैरी करेंगे। चलिए वन बाय वन एक एक लाइन समझते हैं। ऑथर कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड यानी ECF इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी इन 2 स्टेजेस। यानी शरीर में कोशिकाओं के बाहर का तरल जो है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है, वो 2 हिस्सों में घूमता है। द फ्लूइड दैट सराउंड्स द सेल्स मूव्स इन 2 मेन वेज टू रीच ऑल द बॉडी पार्ट्स। एक डिलीवरी सिस्टम की तरह। सो लाइक अ डिलीवरी सिस्टम विद 2 स्टेप्स। First step is by the main road, that is the blood, and then by the local streets, that is the tissue spaces. What are tissue spaces? Suppose this is one cell, this is the nearby cell. Cell, 2 cells के बीच में जो है the space, that is what is the tissue space, जिसमें interstitial fluid है और ये constant motion में है, static नहीं है। Second line है The first stage is movement of blood through the body in the blood vessels. पहले जो तरल है खून बनकर नसों में पूरे शरीर में दौड़ता है। So the first part of transport system is blood flow. ब्लड क्या क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं। जैसे ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रेवलिंग थ्रू द आर्टरीज एंड वेन्स, राइट। Arteries, they are supplying the blood to a tissue. Veins are collecting the blood from a tissue. The second is movement of fluid between the blood capillaries and the intercellular spaces between the tissue cells. याद रखिएगा, the wall of capillary is lined by
simple squamous epithelial cells which are called endothelial cells. कैपिलरीज कई तरह की होती हैं, continuous capillaries, fenestrated capillaries, sinusoids. We'll discuss about types of capillaries in the forthcoming chapters. So ये प्लाज्मा जो है, इसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, वो सब्सटेंसेस कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके पहुंचेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वो है टिश्यू स्पेसेस में. So after reaching the capillaries are the small blood vessels. The fluid seeps out into the nearby tissue areas to provide cells with oxygen and nutrients. और वहां से metabolic waste को वो कलेक्ट करेगा. हिंदी में समझते हैं. दूसरा हिस्सा तब होता है जब तरल खून की महीन नलियों से बाहर निकलकर कोशिकाओं के पास पहुंचता है. महीन नलियों से मतलब है फाइन ब्लड वेसल्स, दैट इज दी capillaries. So capillaries, they leak the plasma into the nearby cells, and the cells will pick up oxygen and glucose. Next line. Next paragraph क्या कहता है? एक फिगर का जिक्र किया गया है, फिगर 1.1. वो फिगर क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास है यहां पे. So figure 1.1 shows overall circulation of blood. All the blood in the circulation traverses entire circuit an average of once each minute when the body is at rest. जब हमारा शरीर रेस्ट वाली सिचुएशन में है, आराम कर रहे हैं, तो 1 मिनट में पूरा खून जो है शरीर का दौरा कर लेता है. और इंसान के शरीर में ऑन एन एवरेज 5 लीटर्स ऑफ ब्लड है. And as many as 6 times each minute when a person is extremely active. जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सट्रीमली एक्टिव हैं, तो उस समय ये 1 मिनट में 6 बार, इन 1 मिनट 6 टाइम्स जो है खून पूरे शरीर का दौरा कर लेता है. अब यह निर्भर करता है कि आप कितनी विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ट रेट कितना ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ब्लड फ्लो भी उतना फास्ट होगा. फिगर को अगर हम देखें तो बिल्कुल सिंपल है. यहाँ पे लंग्स दिखाए गए हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग, राइट. उसके बाद गट है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल. यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर दिखाया गया है, और यहाँ पे कैपिलरीज दिखाई गई हैं. सो इस फिगर में ब्लड का कंप्लीट सर्कुलेशन दिखाया गया है. लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, द लेफ्ट वेंट्रिकल इज पंपिंग द ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. It is sending oxygenated blood towards the gut. It is sending oxygenated blood towards the kidneys. गट की तरफ जो ब्लड जा रहा है, वहाँ पे जो फूड सब्सटेंसेस डाइजेस्ट हुए हैं, एब्जॉर्ब हुए हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वेनस ब्लड ने कलेक्ट कर लिए हैं, राइट. यहाँ पे हम हेपेटिक बॉटल सिस्टम का भी जिक्र करेंगे आने वाली क्लासेस में. किडनीज की तरफ जो ब्लड गया है, और किडनीज का काम है एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू द यूरिन. वहाँ से वेनस ब्लड कलेक्ट हुआ है, एंड फिर आप देख पा रहे हैं कि शरीर के बाकी ऑर्गन्स में आर्टरीज ने ब्लड सप्लाई करा. आर्टरीज डिवाइड टू फॉर्म आर्टेरियोल्स, मेटा आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज. कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म द वेन्स, and veins have collected the deoxygenated blood and it is going to the right side of the heart. So एक circulatory pathway आपको इस फिगर में दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल सिंपल है. ऑथर कहते हैं फिगर 1.1 shows the overall circulation of the blood, जो हमने अभी देखा. चित्र 1.1 खून के पूरे शरीर में बहाव को दिखाता है. So the given figure is a simple diagram of how the blood is moving throughout the body, through arteries, veins and heart. It shows blood going from the heart to the lungs, and then from the lungs it is coming back to the heart. We have completely 4-chambered heart, so humans have double circulation. All the blood in the circulation traverses the entire circuit at an average of once each minute when the body is at rest. मतलब आराम करते समय जो खून है हर मिनट में पूरे शरीर में एक बार घूम जाता है, और हम कहते हैं ऑन एन एवरेज एक इंसान के शरीर में 5 लीटर खून होता है.
फीमेल्स हैव 4 to 5 लीटर्स, मेल्स हैव 5 to 6 लीटर्स, तो ऑन एन एवरेज हम 5 लीटर ले लेते हैं. So even in resting conditions, the heart is pumping enough blood so that the entire blood volume circulates once every minute. When you are lying down, your heart circulates 5 liters of blood in 1 minute. यह resting conditions की बात कर लीजिए. अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं. This blood flow will be 6 times each minute when a person is extremely active. बहुत एक्टिव होने पर खून हर मिनट में 6 बार पूरे शरीर में घूम सकता है. जैसे एक्सरसाइज या कोई हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड फ्लो विल बी फास्टर, मेकिंग द फुल सर्कुलेशन अप टू 6 टाइम्स पर मिनट. व्हेन यू आर रनिंग, योर हार्ट में बीट 120 टाइम्स पर मिनट. इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है हार्ट रेट, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना तेज़ दौड़ रहे हैं, कैसी विगरस एक्टिविटी कर रहे हैं. नॉर्मली जो हम हार्ट रेट लेते हैं वी से दैट इट इज़ 70 to 80 BPM, बीट्स पर मिनट. ऑन एन एवरेज हम 72 BPM कह देते हैं. सभी लोगों में एक जैसा नहीं होता है हार्ट रेट. देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द हार्ट रेट. नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. एज द ब्लड पासिस थ्रू ब्लड कैपिलरीज, continual exchange of the extracellular fluid, it occurs between the plasma portion of the blood and the interstitial fluid that is filling the intercellular spaces. Now suppose this is a blood capillary. इस blood capillary के अंदर है plasma. This is one cell of a tissue जहाँ से capillary होकर के गुजर रही है. Suppose this is another cell, right? Cell 1, cell 2, cell 3. और ये जो space है cells के बीच में, that is intercellular space. और इस intercellular space में जो fluid है, that fluid is called ICF, interstitial fluid, right? We can write ISF, interstitial fluid. Let me write here, it is interstitial fluid. और cells के अंदर intracellular fluid है. Inside the cell there is intracellular fluid. और cell के बाहर वाला fluid extracellular fluid. अब extracellular fluid में जो blood capillaries के अंदर है extracellular fluid, that is called plasma, right? और जो बाहर यहाँ पे हो जाएगा that is what is the interstitial fluid. तो प्लाज्मा में से चीज़ें निकल के बाहर आ जाएंगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि प्रोटीन्स बाहर नहीं आएंगे. The capillary walls are permeable to most of the molecules in the blood plasma. फिर ऑथर कहते हैं with the exception of plasma proteins, heavy molecules हैं which are too large to pass through capillaries. Therefore, large amounts of fluid and its dissolved constituents, oxygen है, glucose है, amino acids हैं, they diffuse back and forth between the blood and the tissue spaces as shown in figure 1.2. So एक बार वो फिगर देख लेते हैं. ये देखिए, ये दिखाए गए हैं टिश्यू के सेल्स. यहां पे आप देखें आर्टेरियोल है. आर्टेरियोल ने बनाई ये फाइन वेसल्स विच आर कैपिलरीज. कैपिलरीज विल यूनाइट टू फॉर्म स्मॉल वेन्यूल्स. तो यू कैन सी substances are coming out of the capillary, substances are entering into the capillary. तो ये लगातार कॉन्टिन्यूसली ये एक्सचेंज जो है वो होता रहेगा प्लाज्मा में और सेल्स के बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो कि एक तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसके साथ. So diffusion of fluid and the dissolved constituents through the capillary wall and interstitial spaces. These spaces are interstitial spaces. और इन interstitial spaces में जो fluid है that is interstitial fluid. और capillaries में जो flow कर रहा है that is plasma.
तो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में लगातार सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता रहता है। लाइन बाय लाइन समझते हैं। As the blood passes through the blood capillaries, continual exchange of extracellular fluid occurs between the plasma portion of the blood and the interstitial fluid which is filling the intercellular spaces. यानी खून की महीन नलियां कैपिलरीज जो हैं उनमें से गुजरते समय खून के तरल यानी प्लाज्मा और कोशिकाओं के बीच के तरल में, कोशिका मतलब सेल्स जो दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में फ्लूइड है दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो वहां पे लगातार अदला बदली होती रहती है। यू नो कैपिलरीज आर वेरी थिन ब्लड वेसल, सिंगल सेल है, स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम। द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, जब हमने ब्लड कहा तो प्लाज्मा को लेना है यहाँ पे, राइट। प्लाज्मा मूव्स इन एंड आउट, अंदर भी और बाहर भी, इन एंड आउट ऑफ द स्पेसेस अराउंड द सेल्स. The spaces are filled with interstitial fluid. So this exchange helps to deliver nutrients and remove wastes. Oxygen and glucose from the blood plasma goes to the cells and carbon dioxide comes into the venous circulation. Next line. The process is shown in figure 1.2. जो फिगर मैंने आपको दिखाई तो यह प्रक्रिया चित्र 1.2 में दिखाई गई है. So there is a diagram which is helping you to visually understand how the exchange of fluid is happening between the blood and the tissues. The capillary walls are permeable to most molecules in the blood plasma. Glucose बाहर आ सकता है कैपिलरी से, एमिनो एसिड्स आ सकते हैं, बहुत सारे आयंस भी होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वो बाहर आ सकते हैं। बट ऑथर कहते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स विच आर टू लार्ज टू पास थ्रू द कैपिलरीज रेडिली। तो कोशिकाओं की दीवारें ज्यादातर चीजों को निकलने देती हैं। किस कोशिका की बात हो रही है यहाँ पे? कैपिलरी के जो सेल्स हैं, एंडोथीलियल सेल्स। कैपिलरी की वॉल एंडोथीलियल सेल से बनी है, तो बहुत सारी चीजें तो निकल जाएंगी, परंतु बड़े प्रोटीन्स नहीं निकल पाते। कैपिलरीज दे अलाउ ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड आयंस एंड गैसेस टू पास थ्रू, बट लार्ज प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन कैन नॉट पास easily ड्यू टू देयर साइज। कुछ हम पैथोलॉजिकल कंडीशंस पढ़ेंगे जहां पे प्रोटीन लीक आउट कर जाते हैं। ग्लूकोज कैन क्रॉस द कैपिलरी वॉल्स, बट से हेमोग्लोबिन जो है it stays inside the RBCs. It will stay inside the blood vessel. Therefore, large amounts of fluid and its dissolved constituents diffuse. ये diffusion की प्रक्रिया है, back and forth, अंदर भी और बाहर भी, between the blood and the tissue spaces as it was shown in the figure by those arrows. तो इस वजह से खून और कोशिकाओं के बीच का तरल जो फ्लूइड है और उसमें घुले हुए पदार्थ लगातार इधर उधर आते जाते रहते हैं, जैसा कि उस चित्र में एरोस के साथ दिखाया गया है। सो इसका मतलब है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स दे कीप मूविंग बैक एंड फोर्थ एंड दैट मेंटेन्स अ बैलेंस इन द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट। न्यूट्रिएंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया diffuse through this process, right? And ultimately this is supporting the life. Next paragraph पे चलते हैं। जिस डिफ्यूजन प्रक्रिया का हमने जिक्र किया था, ऑथर ने उसी को थोड़ा सा आगे इलेबोरेट करा है। This process of diffusion is caused by kinetic motion of the molecules in the plasma and in the interstitial fluid. That is, the fluid and the dissolved molecules are continually moving and bouncing in all directions in the plasma and fluid in the intercellular spaces as well as through the capillary pores. Few cells are located more than 50 micrometers away from a capillary, which ensures diffusion of almost any substance from the capillary to the cell
within a few seconds. Thus, the extracellular fluid everywhere in the body, both that of the plasma and that of the interstitial fluid, is continually being mixed, thereby maintaining homogeneity of the extracellular fluid throughout the body. अब इस पैराग्राफ की एक एक लाइन को समझते हैं. ऑथर कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन is caused by kinetic motion of the molecules in the plasma and in the interstitial fluid. तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अणुओं की लगातार हिलने डुलने की गति से होती है, जिसे काइनेटिक मोशन कहा गया. Molecules in the fluid are always moving due to energy, and that energy is their kinetic energy. And this movement causes substances to spread from areas of high concentration to areas of low concentration. Diffusion है, simple diffusion, like how the perfume spreads in a room even if sprayed in one corner, right? So ये capillary है, और capillary से चीज़ों ने diffusion के जरिए ultimately cells तक पहुंचना है. प्रक्रिया क्या है? Diffusion, right? Through diffusion they are entering into the cells, and substances from cells are entering back into the plasma. That is, the fluid and the dissolved molecules are continuously moving. You have to remember this. And they are bouncing in all directions in the plasma and fluid in the intercellular spaces, as well as through the capillary pores. खून और कोशिकाओं के बीच का फ्लूइड जो है और उसमें घुले हुए अणु हर दिशा में लगातार हिलते और टकराते रहते हैं. Means the molecules do not stay still. They move randomly and they collide, helping in the spread and equal distribution of nutrients and gases. जैसे आपने शुगर या नमक घोल दिया, like sugar dissolving and spreading evenly in a glass of water, ताकि एक homogeneity बनी रहे. Next line. Few cells, they are located more than 50 micrometers from a capillary. सेल की दूरी बताई गई है कि कुछ सेल्स कैपिलरी से 50 माइक्रोमीटर्स की दूरी पे हो सकते हैं, which ensures diffusion of almost any substance from the capillary to the cell within a few seconds. ज्यादातर कोशिकाएं इतनी पास होती हैं कि पोषक तत्व कुछ ही सेकंड्स में उन तक पहुंच जाएं. So we can say that cells are very close to capillaries. So the nutrients like oxygen, glucose can quickly reach them by diffusion. So your brain cell gets oxygen within seconds after breathing. Brain cannot store oxygen and nutrients. It requires constant supply of oxygen and nutrients. तो इस लाइन में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि सेल्स जो है वो कोशिकाओं जो है वो ब्लड कैपिलरीज के बहुत करीब है, तो जल्दी से विद इन फ्यू सेकेंड्स चीज़ों का एक्सचेंज हो पाना संभव है. नेक्स्ट लाइन. द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एवरीवेयर इन द बॉडी, बोथ दैट ऑफ द प्लाज्मा भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एंड दैट ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग मिक्स्ड, एंड इट मेंटेन्स होमोजेनिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी. तो शरीर में हर जगह कोशिकाओं के बाहर का तरल यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड लगातार मिलता है प्लाज्मा के फ्लूइड से, और ये सब एक जैसा ही बना रहता है. तो दिस कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग एंश्योर्स दैट नो एरिया गेट्स टू हाई or too low levels of nutrients or wastes. Means everything should remain in a balance. Just like stirring keeps sugar evenly spread in the tea, the fluid mixing maintains uniformity in the body. तो मोटे तौर पे इस लाइन में हमने यही समझा कि कॉन्टिन्यूसली जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि दो तरह का हो गया, ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा है और जो टिश्यू स्पेसेस के बीच में दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लगातार कॉन्टिन्यूसली उनमें मिक्सिंग होती रहती है आपस में.
राइट। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा वेबसाइट एक्सप्लोर कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं इंफॉर्मेशन वहाँ पे भी अपडेट करता रहता हूँ। टेलीग्राम पे आप मैसेज भेजना चाहें, इट इज़ DR_Sachin Kapoor। ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ये एंड्रॉयड ऐप है, मेरे ही नाम से डॉक्टर सचिन कपूर, गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। और वीडियोस को प्यार कीजिए, आपको अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए और वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे जहां पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।